यहां से कहा जा रहा है कि आईपी की मदद से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आईपी का वैल्यू किसी एक एलिमेंट के आईपी का वैल्यू दिया रहे नहीं तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। बहुत आसान है, देख लो। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, उसके फर्स्ट आईपी, सेकेंड आईपी, थर्ड आईपी और फोर्थ आईपी का मान दे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो तो फर्स्ट आईपी का मान कितना दिया हुआ है और उसके बाद सेकेंड आईपी का मान, यानी 500 से मान लो 3000 गया है, तो 500 से 3000 कितना का अंतर है? लगभग 2500। ठीक है, अच्छा फिर 3000 से कितना हुआ है? 4000, कितना का अंतर है? अच्छा 4000 से कितना का अंतर है? 1000। ठीक है, सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां पर है? फर्स्ट और सेकंड में नहीं, फर्स्ट और सेकंड में सबसे ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो जिसके बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, ध्यान रखना है, फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी। और फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी में मिनिमम आईपी कौन है? फर्स्ट आईपी। नहीं, तो आईपी नंबर के बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ध्यान रखना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मिनिमम आईपी नंबर, मिनिमम आईपी संख्या या आईपी नंबर के बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, ये ध्यान रखना है। नहीं तो अगर एक एलिमेंट के बहुत सारे आईपी का मान दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डिफरेंस चेक कर लेना है। फर्स्ट सेकंड में, सेकंड थर्ड में, थर्ड फोर्थ में। नहीं, जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है उसको पहले पकड़ लो, फर्स्ट सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड में कौन सा नंबर मिनिमम है? तो फर्स्ट। नहीं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। पास में आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 1। तो आपको भी लगता है, कैसे समझ सकते हो? जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। नहीं, ये तो आपको पता है कि किसी भी एक एटम के लिए फर्स्ट आईपी का मान सबसे कम होता है, सेकेंड आईपी का मान उससे ज्यादा, थर्ड आईपी का मान उससे ज्यादा, फोर्थ का उससे भी ज्यादा। हो रहा है ना, ज्यादा तो बढ़ रहा है। नहीं, अब सोडियम का एग्जांपल लो, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन तुम लिखते हो। ठीक है, हमको सोडियम के 3s से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। नहीं, 3s से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अभी सोडियम का स्थिति क्या है? सोडियम के पास ऑर्बिट कितना है? 3। नहीं, और इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3s में से एक इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकाल देना है। ठीक है, चलो अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये सोडियम कौन सी बदल जाएगा? Na प्लस में बदलेगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो क्या होगा? अब इसके पास ऑर्बिट कय हो गया? तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान कि मुश्किल? क्योंकि साइज छोटा हो गया और साथ साथ ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी फुलफिल्ड है, पूरा भरा हुआ है, तो ये हाईली स्टेबल हो गया। नहीं तो अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है कहां से? 2p6 में से। तो यहां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हाई एनर्जी देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? हाई एनर्जी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो साइज छोटा हो गया, नहीं, और साथ साथ इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस की तरह है। कौन सा इनर्ट गैस? नियॉन की तरह। नहीं तो नियॉन की तरह है, तो अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद अब मान लो Na पर 2+ आ गया, Na पर क्या आ गया? 2+ आ गया। तो अगर Na पर 2+ आ गया तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, है? नहीं, ध्यान रखना, अभी Na+ का Na2+ है, Na+ का ये अलग आइटम नहीं है, इसी का ये है, ध्यान रखना है। तो Na2+ है, तो अब इसका आईपी इससे इससे इसका आईपी ज्यादा होगा, लेकिन क्या अब यहां पर बहुत ज्यादा नहीं देना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में? नहीं, थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जैसे यहां पर हम लोग दे दिए मान लो 3000, तो यहां पर कितना देंगे? 4000। ध्यान रखना है, लेकिन इनके बीच में सो तो पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत कम एनर्जी। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा, नहीं साइज बड़ा था, दूरी ज्यादा थी, आकर्षण कम था, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था। नहीं तो यहां पर 500 एनर्जी, अब 500 एनर्जी दिए तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये स्टेबल है, तो यहां पर एकाएक कितना देना पड़ेगा? मान लीजिए कि 5000, कितना देना पड़ गया? 5000। बस में रहते हैं, यहाँ डिफरेंस क्या है? बहुत ज्यादा है। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि कोई भी एटम, नहीं कोई भी एटम के किस इलेक्ट्रॉन को आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हो? बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन।
नहीं, बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर कोई भी आइटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग दे, कोई भी आइटम अगर अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, मेटल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम को लो, हम बार बोल रहे हैं मेटल को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं? मेटल को। अब मैग्नीशियम को लो, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की तरह हो जाएगा। नहीं, तो अब आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। नहीं, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया आसानी से, दूसरा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगा के निकल गया, लेकिन अब तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। यानी कि मैग्नीशियम के केस में सेकेंड आईपी और थर्ड आईपी के बीच में डिफरेंस क्या आएगा? बहुत ज्यादा आएगा। तो बहुत ज्यादा आएगा, इसका मतलब हुआ कि मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? तो मिनिमम आईपी नंबर के बराबर, यानी मिनिमम 2 और 3 यानी कि 2। मेरी बात कुछ दिमाग में गई? नहीं, तो कभी भी अगर आपको आईपी का वैल्यू दिया रहे, नहीं आईपी का वैल्यू दिया हुआ है, तो देखना ये कहां पर जंपिंग जो है सबसे ज्यादा है, एनर्जी का वैल्यू जो है, एनर्जी का डिफरेंस जो है कहां पर सबसे ज्यादा है? तो एनर्जी का डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड में क्या है? सबसे ज्यादा। यानी एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जरूर ये एटम स्टेबल हो जाता होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद स्टेबल हुआ, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक। बात समझ आ रहा है? किसी को दिक्कत है? नहीं, तो यहां पर हम लोग बता सकते हैं। चलो, अब जैसे इस केस में बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? कितना होना चाहिए? 3 होगा। नहीं, यहां पर डिफरेंस कितना का है? 50 का। और यहां पर 50 का ना है, 100, 150, 200। और यहां पर 200 से सीधे 5 जाए, 4800 का। नहीं, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन लॉस किया आराम से, दूसरा भी लॉस किया आराम से, तीसरा भी लॉस किया आराम से, यानी इसका इतना इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद अब वो स्टेबल हो गया। नहीं, अब स्टेबल हो गया, यानी अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देख रहे हो खाली 5000। नहीं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर सकता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर सकता है, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 3। बात समझ में आ रहा है? तो इस केस में कोई पूछेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बताएंगे? बोलो, दिक्कत है किसी को? बता दीजिएगा ना, बहुत आसान सा चीज है। चलिए, एक छोटा टर्म लिखा हुआ है ऑक्सीकरण, नहीं, और अवकरण, तो पहले से भी आप 9th में जानते हो। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? नहीं, तो ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, यानी कहने का मतलब कि किसी भी अभिक्रिया में जो परमाणु, हम लोग अभी परमाणु की बात कर रहे हैं, अणु की बात नहीं कर रहे, अणु की बात करेंगे जब रेडॉक्स सेक्शन पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं क्योंकि हमको आईपी से उसको जोड़ना है। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि कोई भी परमाणु, नहीं किसी भी अभिक्रिया में कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो हम कहते हैं कि उस परमाणु का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, और अगर किसी अभिक्रिया में कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो हम कहते हैं कि उस परमाणु का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे नॉर्मल सा अभिक्रिया जो बहुत कॉमन है, तुम जानते भी हो, जैसे सोडियम और क्लोरीन के बीच का अभिक्रिया। नहीं, तो सोडियम के बाहरी कक्ष में विन्यास लिख लो, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये होता है। नहीं, क्लोरीन का तुम विन्यास जानबे करते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होगा। नहीं, तो इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कय गो? 7 गो, 5 और 2 7। इसके बाहरी कक्ष में 1। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे सोडियम, नहीं, तो इसका बाहरी कक्ष 3s खत्म हो जाएगा और ये बाहरी कक्ष हो जाएगा, तो इसमें 6 2 8 हो जाएगा। तो 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा, और इसके पास 7 है तो 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। नहीं, तो यहाँ सोडियम और क्लोरीन में हम रिएक्शन कहाँ चाहते हैं, तो इस रिएक्शन में होगा क्या? सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? क्लोरीन के पास, तो सोडियम कौन ची में बदल जाएगा और क्लोरीन कौन ची में? इसका आप लिखिएगा, बाहरी लिख रहे हैं तो 2s2 2p6 हो जाएगा, 3s तो खत्म हो गया। नहीं, इसका बाहरी में 3s2 3p5 था, 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो 3p6 होगा। देखिए तो 3s2 3p6, नहीं, तो इसका भी 6 और 2 8, इसका भी 6 और 2 8, 8 8 पूरा हुआ कि नहीं हुआ? किसी को दिक्कत है? नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि सोडियम और क्लोरीन के बीच जो अभिक्रिया हुआ, इस अभिक्रिया से हमको Na+ और Cl- बना, और यही Na+ Cl- क्योंकि प्लस और माइनस है तो दोनों आपस में चिपक गया और क्या बना दिया? NaCl। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये हम लोग का NaCl बन गया। परेशानी है? तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ? सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, हम कहेंगे कि इस अभिक्रिया में सोडियम का क्या हुआ?
ऑक्सीडेशन हुआ यानी ऑक्सीकरण हुआ, बस में आ रहा है। और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो इस अभिक्रिया में क्लोरीन का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। नहीं, अवकरण का मतलब रिडक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है उसका रिडक्शन होगा, और जिस जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा अभिक्रिया में उसका क्या होगा? इसमें परेशानी है किसी को? समझते हैं? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अगला हम लोग का इसमें टर्म लिखा रहता है ऑक्सीकारक और अकारक, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, बस थोड़ा समझना है, डिटेल हम लोग नहीं समझ रहे हैं, आगे ये मिलेगा रेडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो इसका वो डिटेल से मिलेगा, ठीक है? थोड़ा थोड़ा टर्म बस समझ रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकारक। नहीं, तो किसी भी अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। उल्टा है, समझ में आ रहा है? उल्टा है। ऑक्सीकरण यानी इलेक्ट्रॉन त्याग जिसका होता है, तो ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीकरण होता है। रिडक्शन एक प्रोसेस है। नहीं, और ये एजेंट हैं, यानी वो एटम नहीं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। नहीं, ऐसा लग रहा है सर अभी तो बताया ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाला, नहीं, यहां पर ऑक्सीकारक को बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। तो देखिए, कोई भी दवाई कंपनी जो होती है, सिंपल है, कोई भी दवाई कंपनी जो होती है वो अपने लिए दवाई थोड़ी ना बनाती है, दूसरे के लिए दवाई बनाती है, तो इसका नाम है एजेंट। नहीं, तो इसका नाम है ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा दे और खुद रिड्यूस्ड हो जाए। नहीं, यानी दूसरे का इलेक्ट्रॉन त्याग करवा दे और खुद क्या करे, उसको ग्रहण कर ले, वो है ऑक्सीकारक। बस में रहे। रिड्यूसिंग एजेंट, ये एजेंट है तो अपना गुण किसी और को यानी दूसरे को रिड्यूस करा दे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज कर दे। नहीं, जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एमआर लोग, तो क्या करते हैं, अपने कंपनी के दवाई को ले गए, प्रचार उचार किए, डॉक्टर साहब को थमा दिए। नहीं, तो डॉक्टर साहब क्या हो गए, डॉक्टर साहब अपना रुपया जो है कैसे भी करके ग्राहक के माध्यम से, पेशेंट के माध्यम से उसको फायदा करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, उस कंपनी को फायदा करवाएंगे, ध्यान रखना है। नहीं, तो जो एमआर हुआ वो एजेंट हो गया, वो अपनी दवाई को आपको दे दिया, बस में आ रहा है, और आपसे पैसा ले लिया। नहीं, तो आप पैसा लॉस किए और हम पैसा ग्रहण किए, ध्यान करना है। तो ऑक्सीकारक मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला और खुद का रिडक्शन कराने वाला। नहीं, ध्यान रखना। अकारक का मतलब दूसरे को रिड्यूस करने वाला और खुद का ऑक्सीडेशन कराने वाला, ध्यान रखना है। तो नॉर्मली समझेंगे, अगर उतना हम लोग नहीं फेर में पढ़े तो हम लोग सिंबल क्या समझेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब भी कोई कहेगा तो हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। क्या समझना है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। और जब भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट कहे, रिड्यूसिंग एजेंट, तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला। क्या समझना है? इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला। बोलो, दिक्कत है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे जो हम लोग पीछे वाला एग्जाम्पल पढ़े थे उसमें ध्यान से देखो। नहीं, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण प्रक्रिया किसकी हो रही है? सोडियम की। तो सोडियम का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। नहीं, और क्लोरीन जिसका रिडक्शन होता है, नहीं, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक। उल्टा है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जो ऑक्सीडेशन के प्रक्रिया से गुजरेगा, नहीं, उस तत्व को रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और जो तत्व अवकरण की प्रक्रिया से यानी कि रिडक्शन की प्रक्रिया से गुजरेगा, नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। यानी जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अवकारक यानी रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं, तो उल्टा है। नहीं, थोड़ा उल्टा टाइप का लगता है, तो वैसा ही याद रखना है, घबराइएगा मत, परेशानी है। चलिए, तो समझ गए आप लोग, थोड़ा थोड़ा हम लोग समझते चल रहे हैं। आईपी का संबंध ऑक्सीकारक तथा अवकारक के साथ, सही है। ऑक्सीकारक अभी हम लोग सीखे, ऑक्सीकारक यानी कि अभी हम लोग सीखे क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला।
नहीं, अगर हम कहते हैं कि देखो बाबू ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं ये तत्व जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से नहीं करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला नहीं। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग नहीं करने वाला, इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग नहीं करने वाला, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग नहीं करने वाला। नहीं, यानी इसका इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इनका इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण रहता है। देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, तो इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण तब है ना, तो इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण है। तो अगर इनका इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण है बाबू, ऑक्सीडाइजिंग इनका इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन से बड़ा मोह माया है, बहुत लगाव है, उससे इलेक्ट्रॉन छीनने जाइएगा तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन से उसको बड़ा मोह माया है, आकर्षण है, बात में आ रहा है। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, नहीं देगा। तो अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, हमको मन है कि इसे इलेक्ट्रॉन छीनिए लें, नहीं, तो कम एनर्जी देना पड़ेगा कि ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। नहीं, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट हैं जिनके आईपी का मान ज्यादा की कम, ज्यादा, क्योंकि आईपी ही तो ऊर्जा है ना, इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला ऊर्जा। नहीं, तो अगर कहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ ऐसा एजेंट जिसके आईपी का मान क्या होता है, ज्यादा। तो अगर आपको 4-5 गो तत्व दे दे, ए बी सी डी करके दे दे, नहीं, आज सबके आईपी का मान दे दे, कोई पूछे कि बताओ इसमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो वो होगा जिसके आईपी का मान ज्यादा होगा। बुझा रहा है? नहीं, तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें ये बात भी केयर करना है, नहीं, कि ऑप्शन में कहीं अक्रिय गैस मत दे दे, क्योंकि अक्रिय गैस ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ना ही त्याग करता है, बस में आ रहा है। तो कहीं अगर उसमें ऑप्शन में अक्रिय गैस दे दे तो ध्यान रखना होगा कि जिसका आईपी सबसे ज्यादा है इसका मतलब अक्रिय गैस है। अब उससे कम जिसका होगा वो हमारा कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर ऑप्शन में खाली आईपी का ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दे दिया, नहीं, चारों के आईपी का मान दे दिया इस तरह से, ए बी सी डी, कहा कि ए बी सी डी 4 तत्व हैं और इनके आईपी का मान दे दिया, आईपी फर्स्ट का मान लो, मान दे दिया, बोला कि ए के आईपी का मान 50 है, इसका 100 है, इसका 200 है, इसका जो है 250 है, ऐसे दे दिया। और बोला कि इसमें सबसे अच्छा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए, तो इसमें बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन जाएगा, डी होगा। नहीं, जिसके आईपी का मान ज्यादा वही सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि आईपी का मान ज्यादा है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग नहीं करेगा। नहीं, आईपी का मान ज्यादा का मतलब क्या, ऊर्जा ज्यादा, नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, यानी कि अच्छा परमाणु का इलेक्ट्रॉन से आकर्षण ज्यादा, ठीक है। तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन का आकर्षण ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा, आक्सीकारक क्या अकारक, अकारक। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि आईपी का मान ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रवृत्ति ज्यादा। बोलो दिक्कत है? सेम इसका उल्टा कर दो, अगर अकारक तुम बोलते हो तो अकारक का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाला, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाला। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाला यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण कम है, नहीं, जैसे मेटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण कम, तो इलेक्ट्रॉन के प्रति जहां आकर्षण कम, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण कम, नहीं, तो आईपी क्या होगा, कम। कहे कि हम लोग को तो पढ़ाया गया है आईपी और आकर्षण बल में सीधा संबंध होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण ज्यादा तो आईपी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण कम तो आईपी कम। नहीं, तो अगर कोई बोलता है कि इनमें सबसे अच्छा रिड्यूसियन कौन होगा, ए, नहीं, तो बेस्ट रिड्यूसियन चुनना हुआ तो हम लोग पहचान सकते हैं कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या होगा, ए। बोलो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पकड़ लेंगे, नहीं, आईपी का मान दिया रहे, नहीं, तो इस क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में हम लोग का, आईपी का वैल्यू दे देगा और आपको बोलेगा कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट आक्सीकारक पहचानिए, बेस्ट अकारक पहचानिए, तो पहचान लीजिएगा, परेशानी है नहीं, सिंपल। सेम एज जनरली जो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं
नहीं, जो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? अधातु। क्योंकि अधातु जो होते हैं उन्हीं ना इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण होता है। अधातु के आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहते हैं? नहीं। तो ये ध्यान रखना होगा। यानी जिनके भी आईपी का मान ज्यादा, नहीं आईपी का मान ज्यादा, तो हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एंड प्रवृत्ति ज्यादा। अच्छा, आईपी का मान ज्यादा तो ऐसा लिखना गलत होगा क्या कि अधात्विक गुण ज्यादा? अधात्विक गुण ज्यादा बोलो, ऐसा बोलो दिक्कत जाएगा। तो अगर आईपी का मान ज्यादा है इसका मतलब अच्छा ऑक्सीडेंट है, अच्छा ऑक्सीडेंट अच्छा इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण धातु का ज्यादा होता है कि अधातु का? अधातु का। तो इसमें अधात्विक गुण क्या होगा? ज्यादा होगा। परेशानी है? नहीं। यहां पर देख लो, आईपी का मान क्या है? कम है। तो आईपी का मान कम है यानी अच्छा इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बल कम है, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन त्याग करता है? धातु की अधातु? धातु। तो आईपी का मान कम है इसका मतलब धात्विक गुण ज्यादा होगा। तो यहां से सब कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। धात्विक गुण, यहां से हम लोग को ये सब कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना है हम लोगों को? कि आईपी के वैल्यू के आधार पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचान सकता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट पहचान सकता है। उसके वैल्यू के आधार पर आप अच्छा धातु पहचान सकते हैं, आप अच्छा अधातु पहचान सकते हैं। पहचान सकते हैं कि नहीं? नहीं तो ऐसा ही कोई पूछेगा क्लास में, ध्यान रखिएगा। नहीं, आईपी ज्यादा तो बताओ अच्छा धातु की खराब धातु? आईपी ज्यादा, नहीं तो अच्छा धातु की खराब धातु? खराब धातु। आईपी ज्यादा तो धातु खराब, बस में रहा है, ठीक है। और आईपी ज्यादा तो अच्छा अधातु की खराब अधातु? अच्छा अधातु। नहीं तो ये अभी लय में है तो ये ध्यान रहता है, बाद में समझने लगे कहने का था, तो बाद में घबरा मत जाइएगा, ठीक है। ये सब बहुत छोटी बातें हैं आईपी के बारे में, नहीं लेकिन ध्यान देने वाली बात है, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। चलो, आईपी का संबंध था धातु था और की सक्रियता से, तो वही बात है हम लोग पहले भी देख चुके हैं। नहीं, अगर आईपी का मान कम होगा तो धातु की सक्रियता ज्यादा होगी। सही बात है, धातु की सक्रियता ज्यादा होगी। तो सक्रियता का मतलब रिएक्टिविटी। अगर दो धातु आपको दिए जाए ए और बी, दो धातु दिए गए ए और बी, इसके आईपी का मान मान लो कुछ भी दिया 20 दे दिया, इसके आईपी का मान 50 दे दिया, तो इन दोनों में बोला कि बताओ ये भी मेटल ही है, एम मतलब मेटल, ये भी मेटल ही है, दोनों मेटल ही है। अब बताओ इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जल्दी अभिक्रिया में भाग कौन लेगा? ए। नहीं, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। किसी भी धातु की सक्रियता किस बात पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति पर। नहीं तो इन दोनों में जिसके आईपी का मान कम वही आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो ज्यादा सक्रिय धातु होगा। दिक्कत है? तो आईपी का मान कम तो धातु की सक्रियता ज्यादा। सेम उल्टा हो जाएगा अधातु केस में, अगर आईपी का मान ज्यादा, नहीं तो अधातु की सक्रियता भी ज्यादा, अधातु की सक्रियता ज्यादा। जनरल केस में खाली नॉट गैस केस छोड़ के ध्यान रखना है। नहीं तो अगर आईपी का मान ज्यादा होगा तो अधातु की सक्रियता क्या होगी? ज्यादा होगी, ध्यान रखना है, ठीक है। अधातु की सक्रियता क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे मान लो फ्लोरीन है और क्लोरीन है, नहीं फ्लोरीन और क्लोरीन तुमको दिया गया, तो फ्लोरीन के पास ऑर्बिट कय गो? 2 गो, और क्लोरीन के पास ऑर्बिट कय गो? 3 गो। ऊपर से नीचे आएंगे तो आईपी क्या होता है? घटता है। तो अगर आईपी घटता है तो फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर आईपी कंपेयर करें किसका आईपी ज्यादा होगा? फ्लोरीन का ज्यादा होगा और क्लोरीन का कम। तो ये फ्लोरीन और क्लोरीन धातु की अधातु हैं, ये दोनों अधातु हैं। दोनों क्या हैं? तो दोनों अधातु हैं। अब कोई पूछे कि इन दोनों में फ्लोरीन का आईपी ज्यादा है, नहीं तो इन दोनों में सक्रिय कौन होगा? फ्लोरीन। इन दोनों में सक्रिय कौन होगा? फ्लोरीन होगा, ध्यान रखना है। तो आईपी जिसका ज्यादा, फ्लोरीन ज्यादा होगा, क्लोरीन कम होगा। तो केसेस करना है कि आपसे किस केस में पूछा जा रहा है। अगर धातु के केस में पूछे तो उस केस में देखना है किसका आईपी कम, जिसका आईपी कम वही धातु ज्यादा रिएक्टिव होगा। और अगर अधातु के केस में पूछे तो जिसका आईपी ज्यादा वही धातु ज्यादा सक्रिय होगा। नहीं, वही अधातु, धातु बोल रहे हैं क्या है? अधातु बोल रहे हैं, कान तुम लोग का, और तुम लोग का कान नहीं सुन रहा है। नहीं, ध्यान से मंगल में सुनो।
तो आईपी का मान ज्यादा होगा तो अधातु की सक्रियता ज्यादा, और अगर आईपी का मान ज्यादा ही रह जाए तो धातु की सक्रियता कम। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। गजबजा नहीं रहा है, नहीं मिक्स नहीं होना चाहिए, ध्यान से इसको कंफ्यूजन कुछ नहीं है, कंफ्यूजन कहाँ है, एकदम सिंपल बात है। चलिए, अम्लीयता और क्षारीयता ये भी आप जानते हैं पहले से। अम्ल कौन बनाता है, अधातु। क्षार कौन बनाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है। नहीं तो अगर कोई बोलता है तुमसे कि देखो आईपी का मान ज्यादा, नहीं तो इसका मतलब हुआ कि अधात्विक गुण ज्यादा, तो अधात्विक गुण ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ यानी अम्लीय क्षमता ज्यादा, अम्लीय क्षमता ज्यादा, ध्यान रखना है। और अगर आईपी का मान ज्यादा है तो अम्लीय क्षमता ज्यादा है, इसका मतलब क्षारीय क्षमता क्या होगा, कम होगा। दिक्कत है, कर सकते हैं कि नहीं, सिंपल है, देखा जाए। जैसे कहने का सेंस ये है कि सबको अगर एक जगह किया जाए आईपी के साथ, मान लो आईपी का मान क्या ज्यादा, आईपी का मान ज्यादा, तो शुरू से आते हैं, सबसे पहले पढ़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं तो आईपी ज्यादा होगा तो याद रखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होगी, ज्यादा, तीर ऊपर का मतलब ज्यादा। तो आईपी ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रवृत्ति ज्यादा, नहीं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा, यानी अधात्विक गुण भी क्या ज्यादा। और अगर अधात्विक गुण ज्यादा इसका मतलब कि अम्लीय गुण, अम्लीय गुण क्या होगा ज्यादा, बस यही तो है। अगर आईपी का मान ज्यादा हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा, अधात्विक गुण ज्यादा, अम्लीय गुण ज्यादा, सब ये लग जाएगा। नहीं अब इसी का उल्टा कर दो, चलो आईपी ज्यादा है तो रिड्यूसिंग एजेंट नेचर कम होगा। नहीं अगर आईपी का मान ज्यादा है तो इसका मतलब कि रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये नेचर ज्यादा है तो ये नेचर कम होगा। नहीं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा है, नहीं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कम, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कम, ध्यान रखना है। तीर नीचे कर दो, अधात्विक गुण ज्यादा है इसका मतलब धात्विक गुण कम, इसका मतलब हुआ कि धात्विक गुण कम होगा। आईपी का मान ज्यादा इसका मतलब धात्विक गुण कम होगा। नहीं अम्लीय गुण ज्यादा है इसका मतलब क्षारीय गुण कम होगा। बोलो दिक्कत है, पहचान सकते हैं कि नहीं, तो बहुत इजी है, आसानी से आप पहचान सकते हो। किसी को कोई दिक्कत बोलिए, हैं हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कम, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, वो ब्लैक में छुपा हुआ है नहीं है, क्या पर ई वाला, अरे सब छुपा हुआ है, इतना पकड़ सकते हैं, वो सब ब्लैक कलर में सब छुपा हुआ है, बस में आ रहा है, तो वो सब छोड़ा जाता है कि आप लोग पकड़ पकड़ के लिखिए। चलिए तो ये सब लिखा जाएगा, इतना में किसी को दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से थोड़ा बहुत हम लोग आईपी के बारे में पढ़ लिए, ध्यान रखना है, इस तरह से थोड़ा बहुत आपको आईपी के बारे में पढ़ाया गया। चलो देखा जाए अगले पॉइंट थोड़ा सा आ जाए। देखो हम लोग आपको पढ़ाए थे स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, नहीं अब जैसे आगे चल के आप पढ़िएगा डी ब्लॉक एलिमेंट, नहीं अभी तक हम जितना भी एग्जाम्पल दिए, नहीं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का दिए,
बस समझ आ रहा है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का दिए, डी ब्लॉक का नहीं दिए, एफ ब्लॉक का नहीं दिए, बस समझ आ रहा है, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी बड़ा अलग हो जाता है, बस समझ आ रहा है, उसमें अपवाद बहुत ज्यादा आ जाता है, बस समझ आ रहा है, ठीक है। तो जो डी ब्लॉक और ए ब्लॉक होते हैं उनका प्रॉपर्टी जो है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, एक बात हम समझाने की कोशिश करते हैं, उसको ध्यान समझने की कोशिश करो। देखो, जैसे हम एस ब्लॉक या पी ब्लॉक की पहले बात करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या है, क्या होता है, थोड़ा समझो, ठीक है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हम ले लिए, अब सोचते हैं कि अच्छा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तो लिए, एस ब्लॉक में मान लो कि हम लेते हैं सोडियम, मान लो ऐसे ही, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऐसे ही मान लो इतना ही तक लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो कि सोडियम परमाणु संख्या 11, 12, 13, ठीक है। चलो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसका वाला, हम ऐसा लिख रहे हैं 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। इसका लिख रहे हैं 2s2 2p6 3s2, इसका लिख रहे हैं, बोलो दिक्कत है, 1s2 खाली छोड़े हैं नहीं। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि इसका फोटो बनाए तो इसके पास कक्ष कय गो, इसके पास, अच्छा इसके पास, ठीक है, 3 3 खींच दिए। अब थोड़ा समझने की कोशिश करो कि इसका जो ये वाला दूसरा जो है इसमें इलेक्ट्रॉन कय गो है, 6 2 8, अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन 1, बोलो दिक्कत नहीं ना है। चलो यहां पे आ जाओ, 6 2 8, इसमें 2, अच्छा इसमें आ जाओ 6 2 8, और तीसरा में 2 और 1 3, अच्छा ठीक है, समझ गए। अच्छा ये बताओ, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन पर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, लगा रहा है। 8 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन पर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा रहा है, परमाणु संख्या बढ़ गया, बढ़ गया। अब 8 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को। पहले 8 को जो था वो 1 इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा था, अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन मिलकर कई को धक्का मार रहा है। ऐसा लगता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा सा घटना होना चाहिए ना, घट रहा है कि नहीं घट रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट घट रहा है, ध्यान रखना है। यहाँ पे आ जाओ, 8 इलेक्ट्रॉन मिलकर कई को मार रहा है, 3 को धक्का मार रहा है, नहीं तो अब आप आदमी जो अंदर वाले हैं, अंदर वाले जो आदमी है वो तो 8 ही है, नहीं अब बाहर वाले आदमी बढ़ते जा रहे हैं, नहीं एक को पहले पिटाया, अच्छा रुक जाइए, एक और को बुलाया, नहीं तो वही सब 8 को है, नहीं तो वही सब कई को है, 8 को है। तब 8 को मिलकर 2 को पीटेगा तो पहिल का जो पिटाया था तो कम नहीं पिटाएगा, नहीं बढ़ जाएगा ना। अब 3 को आ गया तो आउट बढ़ जाएगा, मेरा बात समझ आ रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे जैसे हम लोग इधर की तरफ जा रहे हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू जो घट रहा है ओवरऑल, नहीं स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, घट रहा है, बोलो दिक्कत है। अच्छा बाएं से दाएं जा रहे हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है। ये देखो इसमें अभी 11 प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन है कि नहीं, ठीक है। तो नाभिकीय आवेश इस बाहरी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, नहीं जिससे आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट विकर्षण बल चाहता है परमाणु का आकार बड़ा करना, और नाभिकीय आवेश चाहता है परमाणु का आकार छोटा करना। तो यहां देखो नाभिकीय आवेश 11 है, नाभिकीय आवेश 12, नहीं तो आकर्षण बल तो बढ़ रहा है, नहीं अब विकर्षण बल का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी विकर्षण बल क्या हो रहा है, घट रहा है, नहीं तो चलो स्क्रीनिंग इफेक्ट घट रहा है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नहीं तो परमाणु का आकार जो है एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। एटॉमिक क्या होगा, घटेगा, क्योंकि आकर्षण बल, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब आकर्षण बल बढ़ रहा है, नहीं अब विकर्षण बल घट रहा है, यानी कि जो प्रभाव आकार बढ़ाना चाहता था उसका ताकत कम हो रहा है, और जो प्रभाव आकार छोटा करना चाहता था उसका ताकत बढ़ रहा है।
नहीं, तो निश्चित रूप से यहां पर क्या होगा, आकार छोटा होगा। चलो, हम लोग ये भी पढ़े थे स्क्रीनिंग इफेक्ट में कि एक ही ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन आपस में विकर्षण बल लगाते हैं। जैसे मान लो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो इसमें और कोई तो इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में है क्या, नहीं, तो आपस में क्या विकर्षण बल लगाएगा, नहीं लगाएगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ही लगाएंगे इस पर आ जाओ दो इलेक्ट्रॉन, तो ये लोग भी आपस में विकर्षण बल लगाएंगे। लेकिन हम बताए हैं कि एक कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आपस में विकर्षण बल लगाते हैं और उन दोनों विकर्षणों का मान क्या लगभग समान होता है और उसका वैल्यू भी बहुत कम होता है। उसका वैल्यू भी क्या होता है, कम होता है, 0.35 नहीं होता है। अब वही n-1 वाला का याद करो, या तो 0.85 आना सीधे 1 नहीं होता था। मेरी बात कुछ कुछ दिमाग में जा रही है, नहीं, तो एक कक्ष में, यानी ये जो कोई लड़का ही बोलता है ना कि भाई आप बोल रहे हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ रहा है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पर सर बढ़ नहीं रहा है। देखिए तो एक कक्ष में यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आ गया, नहीं, तो ये भी तो आपस में विकर्षण बल लगाएंगे, बात सही है, लेकिन उस विकर्षण बल का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहां पर और कम होगा, यहां पर भी होगा, नहीं, यहां पर भी स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। किसके कारण से, आपस में जो ये विकर्षण बल लगाते हैं उसके कारण, लेकिन उसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ओवरऑल कहें तो बाएं से दाएं जाने पर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू मतलब मोटा मोटी क्या होता है, घटता ही है, नहीं, और नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। अच्छा, ये कहानियां पलटते हैं, नहीं, ये हम लोग को पढ़ना नहीं है, नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा थोड़ा देखते हैं, आगे आपको 12th में पढ़ना है डी ब्लॉक का कहानी, लेकिन अभी से रिलेट किए रहेंगे ना तो उस समय आपको समझने में आसान होगा। क्योंकि अब एक साल बाद फिर जब आईपी करेंगे, देखो बाबू ऐसा कुछ पढ़ाए थे, तो आप तो सफा उसको सुहा कर दीजिएगा। नहीं, तो आज के क्लास में हम बोल दे रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो जा रहा है, तो आपको कभी होगा तो आपको हम बोलेंगे देखो हम बोले थे, जाकर वीडियो देखो तब, नहीं, तो आपको ध्यान में रहेगा। अब देखो डी ब्लॉक, हाँ एक बात इसमें बताना भूल गए, एक बात यहां ध्यान दो, होता क्या है कि अब यहां पर जब हम सोडियम और मैग्नीशियम के परमाणु का डिफरेंस देखते हैं, नहीं, परमाणु के आकार का अगर डिफरेंस देखें, एक परमाणु के आकार का, गजब, ध्यान सुनो सब गधा सब, तो परमाणु के आकार का अगर डिफरेंस देखें, नहीं, तो यहां पर ज्यादा रहता है। जैसे मान लो हम एग्जांपल बोले कि इसका मान लो 150 पिकोमीटर है, नहीं, तो इसका मान लो 200 पिकोमीटर, यानी कि 50 पिकोमीटर या 60 पिकोमीटर या 30 पिकोमीटर, इस तरह का डिफरेंस होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी यहां पर हम लोग अगर नॉर्मली ऐसे मान रहे हैं, ध्यान रखना एक्यूरेट नहीं, मान लो इसका 50 या ऐसा मानते हैं 150 पिकोमीटर है, नहीं, तो यहाँ पे घट गया, नहीं, तो घटेगा तो कितना, मान लो तो 100 पिकोमीटर, कितना हो गया, 100 पिकोमीटर, कितना का डिफरेंस हुआ, 50 का। तुम और आगे नहीं, तो तुम अगर और आगे आ गए तो यहां पर इतना था, अब मान लो और कुछ घट गया, तो 100 से तुम्हारा मान लेते हैं हम कि 70 हो गया, नहीं, तो कितना का अंतर पड़ा, 30 का, आकार घट रहा है और वो डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, 50 का डिफरेंस, अच्छा 30 का डिफरेंस, ऐसा दिख रहा है, नहीं, लेकिन थोड़ा डी ब्लॉक में देखो। अब आ जाओ डी ब्लॉक की बात करते हैं, लेते हैं कुछ स्कैंडियम, यहीं से चढ़ता है, स्कैंडियम से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मान लो 3 गो लिए, नहीं, इसका भी एक ही वर्ग का है भाई, सॉरी एक ही पीरियड का है, नहीं, 4th पीरियड, किस पीरियड का है, 4th पीरियड। ठीक है, चलो, परमाणु संख्या 21, 22, बोलो, दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, इसका विन्यास लिखे अगर हम लोग बाहर वाला, नहीं, तो कुछ हम लोग का ऐसा होता है 4s2 3d1, उसके पहले वाला भी लिख रहे हैं, देखो 3s2 3p6 3d1 अब 4s2, डी वाले को पहले लिख दिए। ठीक है, इस तरह से इसका हो गया, इसका लिखो 4s2, सॉरी 4s2, इसको तुम देखोगे तो 3s2 3p6 और 3d बोलो 2 और 4s2 होगा, इसको थोड़ा घसका लो। चलो, यहां से अगर देखें हम लोग तो क्या होगा, 3s2 3p6 और क्या होगा 3d3 और 4s, बोलो, दिक्कत नहीं है किसी को। इसके पास कक्ष कई गो, 4, फोटो बनाते, 1 2 3 4, अच्छा किसी इसको खाली को फोटो बनाते हैं, 1 2 3 4, नहीं, ठीक है, इसका भी मन कर रहा है बनाइए देने, नहीं, बना दिए। 4 कक्ष सबके पास है कि नहीं है, एक पीरियड की बात करते हैं, तो हम लोग कॉन्सेप्ट तो यही पढ़े हैं कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, परमाणु का आकार घटता है, नहीं घटता है। अभी हम लोग देखे नहीं, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में क्या होता है, बाएं से दाएं गए तो परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है, नहीं, तो
पीछे वाला याद रखना हमेशा। पीछे वाले में क्या हुआ था, इधर से बाएं से दाएं जब जा रहे थे, नहीं तो स्किनिंग इफेक्ट ओवरऑल घट रहा था और नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ रहा था। काहे कि वहां पर हम लोग देखे कि अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले 1 इलेक्ट्रॉन पर विकर्षण बल लगा रहा था, अब 8 इलेक्ट्रॉन 2 पे लगा रहा है, अब 8 इलेक्ट्रॉन 3 पे लगा रहा है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन 4 पे लगा रहा है। यानी ऐसा कुछ हो रहा था पीछे वाले में यहां पर कि जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहरी कक्ष में बढ़ती है। कहां बढ़ती है, बाहरी कक्ष में बढ़ती है। ये बड़ा मेन फैक्टर है। इसी कारण से यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक, अब यहां पे आ जाओ, इस केस में आए, देखो तो हम लोग ध्यान दें तो ये चौथा कक्ष है, इलेक्ट्रॉन का एगो, अच्छा यहां चौथा कक्ष है और यहां भी चौथा कक्ष है। अच्छा देखो तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या फिक्स है ना, फिक्स है। चौथा कक्ष में 2 2 2 2 नहीं, अच्छा पीछे वाले में देखो तो फिक्स है, बाहरी कक्ष में 1। तो परमाणु संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की संख्या कहां बढ़ रही है, किस केस में, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में से है। डी ब्लॉक का कहानी देख लो, पीछे आ गए, डी ब्लॉक का कहानी देखो, इसका कहानी क्या है। चलो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है 6 2 8 1, यहां पे इलेक्ट्रॉन कई गो, 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 इलेक्ट्रॉन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहे हैं। अब परमाणु संख्या बढ़ गया, तो बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन का संख्या इसमें बढ़ता नहीं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट घट जाता। लेकिन हुआ क्या, किसे बढ़ा, इसमें। अब कई गो हो गया, 10 गो। तो इसमें 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, किसमें, अंदर वाले में। नहीं, इसमें आओ 11। तो ये देख रहे हो कहानी अब क्या हो रहा है, कहानी घबरा रहा है अब। नहीं, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ने लगा। नहीं, यानी कि अब 9 गो मिलकर पहले 2 को धक्का मार रहा था, नहीं मन नहीं भरा था, 2 का एक और बुला लिया। अब 10 को मिलके 2 को ठोक रहा है, नहीं अब 11 को मिलके 2 को ठोक रहा है। बताइए, संख्या बढ़ते जाए। नहीं होता है कि कोनो चोर अगर रोड पे पकड़ा गया, समझ रहे हैं, तो जे जाएगा से ही हाथ साफ करेगा, अरे चोर है, रुकिए रुकिए रुकिए, नहीं तनी हम भी 2 हाथ मार लें, होता है कि नहीं। बस मेरा है, तो रोड पे पकड़ाने में बहुत दिक्कत है। ऐसे कहीं नहीं, किसी घर में पकड़ा गया तो 2 3 आदमी है तो पीट पाट के छोड़ दिया, छूट गए। मेरी बात कुछ दिमाग में जा रही है। अब कहानी उल्टा हो गया। तो इसमें होता क्या है, परमाणु संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की संख्या कहां बढ़ती है, पेनल्टीमेट कक्ष में बाबू बढ़ती है, नहीं बाहरी कक्ष में नहीं बढ़ती है। तो बाहरी कक्ष में नहीं बढ़ेगी, पेनल्टीमेट कक्ष में बढ़ रही है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा, इधर से इधर जाएंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा ही घटेगा, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिक आकर्षण, 21 प्रोटॉन, 22 प्रोटॉन, 23 प्रोटॉन, तो ये भी बढ़ रहा है। नहीं, यानी बाएं से दाएं जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज यानी नाभिकीय आकर्षण बल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नहीं, एक इफेक्ट चाहता है कि आकार को छोटा कर दें, न्यूक्लियर फोर्स, और एक इफेक्ट कहता है कि ना आकार कैसे छोटा हो जाएगा, तनी बड़ा रहेगा। नहीं, आई स्क्रीनिंग इफेक्ट लग भी रहा है इसमें। मेरी बात समझ आ रही है, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं। तो अब क्या होता है कि अब इन दोनों के बीच में, नहीं न्यूक्लियर फोर्स और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बीच में फाइट शुरू हो गया। बस में आ रहा है, यानी कि अब नेट जो आकार है वो किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, अब इस पर डिपेंड करने लगेगा। बात समझ में आ रहा है नहीं। तो ओवरऑल यहां पर भी देखा गया क्या कि न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट पर। नहीं, न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट पर डोमिनेट करता है। लेकिन अब यहां पर क्या होता है कि अब इसके या इसके परमाणु आकार में अंतर देखा जाए तो अगर मान लेते हैं कि इसका परमाणु आकार अगर 150 पिकोमीटर का है, नहीं तो इनका घटता है, लेकिन इनका क्या घटता है, तो इनका 147 या 100 क्या कहते हैं 140 हो गया। अब डिफरेंस बहुत कम हो गया। बस समझ में आ रहा है नहीं। कहानी को थोड़ा सा और बढ़ाएं, थोड़ा सा। नहीं, देखिए क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिए। आप देखिएगा ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम हम लोग पढ़ेंगे, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, यही 30 तक होते हैं। जब इसमें चेक किया गया तो पाया क्या गया कि स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक साइज घटता है, यानी परमाणु का आकार क्या होता है, साइज घटता है।
नहीं, अच्छा साइज घटता है इसका मतलब अच्छा न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है स्क्रीनिंग फोर्स से, ताकि दोनों में लगातार लड़ाई चल रहा है। बस नहीं आ रहा है, यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट घट नहीं रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। नहीं, अब जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भाई बढ़ता जाएगा, दो परमाणुओं के, दो लगातार परमाणुओं के आकार में जो डिफरेंस है वो घटता जाएगा। हम क्या बोल रहे थे कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में तुम देखो, दो लगातार परमाणु कुछ को पकड़ोगे ना, उन दोनों के बीच में आकार का डिफरेंस देखोगे तो 30, 20, 40, 50 ऐसे दिखाई देगा। आज जब इनमें आ जाओगे तो ध्यान समझो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, नहीं अब यहां पर आओगे तो लगभग 126, इनका आओ 127 पिकोमीटर, इनका आ जाओ 127 पिकोमीटर, इनका 125 पिकोमीटर, 125 पिकोमीटर। नहीं तो लगभग अब साइज सेम नहीं लग रहा है क्या? नहीं, यानी कि यहां से यहां तक थोड़ा थोड़ा घटता है, यहां भी रेंज कम है। मेरा बात समझ रहा है? यहां भी अगर स्कैंडियम टाइटेनियम का अगर अंतर निकालिएगा तो जितना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों में आता था लगातार तत्वों में परमाणु त्रिज्या का अंतर, उतना यहां नहीं आएगा, क्या कि स्क्रीनिंग इफेक्ट यहां लगने लगा। मेरा बात कुछ कुछ जा रहा है? नहीं, भगवान करे कि जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बस मेरा है, क्योंकि आगे जाके डी ब्लॉक में आएगा तो वो पूछता है, ये क्वेश्चन है उस डी ब्लॉक में कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दो लगातार तत्वों के बीच में परमाणु त्रिज्या का अंतर बहुत ज्यादा होता है, जबकि डी ब्लॉक में ऐसा नहीं पाया जाता, क्यों? नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा उस केस में कि इसमें बाएं यहां पर जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहरी कक्ष में नहीं बढ़ती है, अंदर वाले कक्ष में बढ़ती है। अंदर वाले कक्ष में बढ़ने के कारण वो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हैं। जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाती है। नहीं, इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान भी बढ़ते जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, लेकिन अब ये दोनों के काउंटर बैलेंस प्रभाव के कारण परमाणु का आकार जितनी तेजी से घटना चाहिए था उतनी तेजी से नहीं घट पाता है। जितनी तेजी से घटना चाहिए था उतनी तेजी से नहीं घट पाता है। बात समझ आ रहा है? जो पीछे वाला केस था उसमें क्या था, स्क्रीनिंग इफेक्ट घट गया एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में, नाभिकीय आवेश बढ़ गया। नहीं, आकर्षण बल हो गया कितना, मान लो 50, अब विकर्षण बल हम लोग का था पहले मान लो कि 20 था, अब 20 से अब 10 हो गया और कम में हो गया, तो आकर्षण बल ज्यादा बढ़ गया ना, तो आकार तेजी से घटेगा। बस मेरा इसमें क्या हुआ, आप आगे गए तो नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ा, वो कह रहा है आकार छोटा, पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ गया, तो कहता ना आकार बढ़ा। तो जब दोनों का प्रभाव माइनस कीजिएगा, आकर्षण माइनस विकर्षण, नहीं तो आकार को जितना तेजी से घटना चाहिए था नाभिकीय आकर्षण बल के कारण, क्या उतना तेजी से घटेगा? नहीं, घटा, लेकिन उस घटाव का मान क्या हो गया, कम। नहीं तो दो लगातार परमाणुओं के बीच में अगर परमाणु त्रिज्या का अंतर निकालिएगा तो बहुत ज्यादा अंतर आएगा। नहीं तो यहां पर क्या हुआ, साइज घटा। फिर यहां से लेकर यहां तक साइज, कॉपर तक साइज समान रहता है। नहीं, यहां से यहां तक साइज समान रहता है और यहां पर साइज बढ़ जाता है। यहां पर साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी इस केस में स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट कर गया किस पर, न्यूक्लियर फोर्स पर, नहीं डोमिनेट कर गया। इस केस में साइज समान रह गया, इसका मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर फोर्स क्या है, बराबर है। कुछ कुछ दिमाग में जा रहा है? अब ये साइज के कारण बहुत सारा फैक्टर डोमिनेट करेगा। नहीं, अब आईपी में भी आ जाएगा ये बात। नहीं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दो लगातार तत्वों के आईपी को कंपेयर कीजिएगा तो डिफरेंस ज्यादा दिखाई देगा। नहीं, इनके दो लगातार तत्वों के आईपी को जब डिफरेंस कीजिएगा, नहीं तो इनका आईपी क्या आएगा, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आएगा, लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा का अंतर आएगा सब में। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रहेगा ना। तो डी ब्लॉक और एस ब्लॉक पी ब्लॉक में कोई पूछे तो ये बात ध्यान रखना होगा। नहीं, अब ये ब्लॉक का कहानी बाकी है। ठीक है, तो थोड़ा सा केयर करना है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट है तो ध्यान रखना होगा। चलिए।